देखो आज हम लोग थ्योरी ऑफ कॉलम पढ़ रहे हैं। कॉलम क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर है। अगर वो वर्टिकल है तो वो कॉलम्स होता है, अगर इंक्लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रट बोलते हैं। ठीक है ना। अब कॉलम किस में आपका फेल होता है? कॉलम या तो फेल हो सकता है फर्स्ट में, क्रॉसिंग में फेल हो सकता है, ठीक है ना। और क्रॉसिंग में जो भी फेल होता है वो मेनली शॉर्ट कॉलम होता है। शॉर्ट कॉलम जो फेल होता है वो आपके पास क्रॉसिंग में फेल होता है। सेकंड आपके पास क्या है? बकलिंग। बकलिंग में जो भी फेल होता है आपके पास वो होता है लॉन्ग कॉलम होता है, लॉन्ग कॉलम्स। और इस बकलिंग को हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक इलास्टिक इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। ठीक है ना। ये हम बकलिंग को भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? ये आपके पास कंप्रेशन मेंबर है, क्या है आपके पास? कॉलम है। कॉलम अगर कंप्रेशन मेंबर है तो वर्टिकल, अगर कोई कंप्रेशन मेंबर है उसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। इंक्लाइन है तो स्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है। क्रॉसिंग में अभी फेलियर ये आपके पास हो रहा है, तो फेलियर आपके पास क्रॉसिंग में कौन फेल होता है? शॉर्ट कॉलम होता है। बकलिंग में लॉन्ग कॉलम आपके पास जो फेल होता है वो बकलिंग में फेल होता है। इसी बकलिंग को इलास्टिक इनस्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। और कंबाइंड में जो होता है वो आपके पास मीडियम कॉलम हो गया। ठीक है। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट आपके पास होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है आपके पास? इसमें अगर देखो, ये सबको को पता होगा कि इस टाइप के स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है कि इस बॉल को अगर इधर आप ये डिस्प्लेस कर दोगे तो ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले बॉल पे जो भी रीस्टोरिंग जो आपके पास मोमेंट लग रहा है वो ज़्यादा है इसका ओवर टर्निंग मोमेंट्स। आप कनाल इरिगेशन में भी जो स्टेबिलिटी ऑफ हम लोग कनाल देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डैम देखते हैं, उसमें क्या होता है? उस डैम का रीस्टोरिंग मोमेंट अगर स्टेबल होगा तो रीस्टोरिंग मोमेंट उसका ज़्यादा होगा ओवर टर्निंग का। उसी प्रकार यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रीस्टोरिंग क्या होता है? ज़्यादा होता है। सेकेंड होता है आपके पास न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि कोई अगर बॉल को यहाँ पे रख दो, इसको अगर आप थोड़ा सा भी पुश करते हो तो जहाँ पे जाना चाहता है वहीं पे चला जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे? रीस्टोरिंग क्या है? ओवर टर्निंग का इक्वल हो जाएगा। थर्ड में आपके पास देखो अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है? इस पे एक अनस्टेबल पोजीशन पे रख दो तो इस पे थोड़ा सा भी अगर आप देते हो तो क्या होता है? चला जाता है नीचे, वो कभी भी लौट कर नहीं आता है आपके पास इनिशियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? रीस्टोरिंग मोमेंट क्या होगा? ओवर टर्निंग का कम होगा। ठीक है। अब देखते हैं इनस्टेबिलिटी एंड क्रिटिकल लोड क्या होता है। ठीक है ना। इनस्टेबिलिटी और क्रिटिकल लोड क्या होता है? इलास्टिक इन स्टेबिलिटी एंड क्रिटिकल लोड। क्रिटिकल लोड आपके पास, तो सपोज करो कि ये आपके पास कोई कॉलम है। ठीक है। ये आपके पास कोई कॉलम है, इस पे आप लोड एक्ट करा रहे हो, पी, बी और ए है। ठीक है। तो इस पे अगर ए थोड़ा सा भी रोटेट हुआ, मीन्स इस पे जो भी स्प्रिंग फोर्स अगर आपके पास लगेगा, चलो देखो तो इसका क्या हो जाएगा? इस टाइप से बनेगा। इसका अगर ए बी डी बना रहे हो तो इस वाले स्प्रिंग में क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। इस पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर इसका। ठीक है। इस स्प्रिंग में क्या होता है? के इंटू डेल्टा हो गया। ठीक है।
इसका रोटेशन दिए हो, आपके पास रोटेट होगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अगर इसका हम लोग स्टेबिलिटी अगर हम लोग निकालते हैं, स्टेबिलिटी कैसा है, ठीक है ना, स्टेबल, और इसमें कंपेयर करें, ठीक है ना, तो अगर इसको रीस्टोरिंग मोमेंट कौन इस वाले डिफ्लेक्शन होने से कौन बचा रहा है, इसका स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाई एल। देखो इस वाले हिंज के अबाउट अगर आप मोमेंट लेते हो ए के अबाउट, तो ए के अबाउट अगर आप लेते हो तो ई रीस्टोरिंग फोर्स और उसका लेंथ आपके पास एल है, इसका लेंथ है, तो वही आपके पास लेंथ होगा। तो एल क्या है इसका, एफ इंटू एल, तो एफ क्या है के इंटू डेल्टा, इसलिए क्या स्प्रिंग में क्या होता है स्टिफनेस इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट इंटू एल हो गया, ठीक है। ओवर टर्निंग मोमेंट कौन ओवर टर्निंग के लिए हेल्प कर रहा है, तो ए वाला फोर्स आपके पास एक्ट कर रहा है, तो इसके अबाउट इस ए के अबाउट अगर ओवर टर्निंग मोमेंट ले लो, ठीक है ना, तो ओवर टर्निंग लोगे तो पी इंटू डेल्टा होगा, ठीक है ना। ए आपके पास रीस्टोरिंग है, ए आपके पास ओवर टर्निंग है आपके पास, ठीक है। तो अब बताओ कब वो क्रिटिकल लोड, अगर इसको हम लोग सपोज करो कि आपके पास क्रिटिकल लोड आप ले लो, ठीक है, ये चलो ए आपके पास मालूम चल गया कि ए रीस्टोरिंग है, ए ओवर टर्निंग है, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ से अगर क्रिटिकल लोड से कंपेयर करते हो इस वाले लोड को, ठीक है ना, अगर ओवर टर्निंग जो भी आपके पास है ओवर टर्निंग मोमेंट इक्वल टू रीस्टोरिंग मोमेंट जो आपके पास है, तो ओवर टर्निंग मोमेंट क्या है आप लोगे पी सी आर। आप अब हम ओवर टर्निंग मतलब क्रिटिकल लोड, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। क्रिटिकल लोड क्या होता है, क्रिटिकल लोड हम लोग इसको ले रहे हैं और इंटू डेल, और क्या होगा के इंटू डेल्टा इंटू एल हो गया, ठीक है। तो पी सी आर इक्वल टू क्या होगा के एल हो गया, ठीक है ना। ए हम लोग क्रिटिकल लोड पे लिए हैं, क्रिटिकल लोड है यही मैक्सिमम लोड होता है कि उस पर वो फेल ना करेगा, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको कंपेयर करते हैं। अगर सपोज करो कि फर्स्ट कंडीशन कि ये वाला लोड पी लोड इस क्रिटिकल लोड से ज़्यादा हो जाए, ये आपके पास जो भी पी लोड जो आपके पास एक्ट कर रहा है और एक जो हम क्रिटिकल कंडीशन में जो यहाँ पे जो लिए हैं उससे ये वाला ज़्यादा हो जाए पी, तो क्या होगा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड अगर आपके पास ए पी इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर पी जो लेस देन हो जाएगा तो वो तो और बेनिफिट है ना, मतलब वो आपके लिए स्टेबल, आपके पास ए तो स्टेबल न्यूट्रल बोल सकते हो इसको, न्यूट्रल हो गया, ये क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे कि फाइंड क्रिटिकल लोड, फाइंड क्रिटिकल लोड फॉर द लोडिंग। ये आपके पास लोडिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक कॉलम है, ठीक है ना, वो दोनों तरफ से स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इस पे लोड पी आपके पास एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका लेंथ एल है, ए है और ए बी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के वन है, के टू है। तो इस क्रिटिकल लोड निकालने के लिए आप किसी भी तरह इसको डिस्प्लेस कर दो, किसी भी थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो। सपोज करो कि ये लोड आपके पास ये जो कॉलम है ये हिंज के अबाउट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बी की ओर आपके पास डिस्प्लेस हो गया है, तो अब मतलब ये इस तरीके से आपके पास डिस्प्लेस हो गया है आपके पास इनिशियल पोजीशन से, तो बी वाला स्प्रिंग क्या हो जाएगा आपके पास कंप्रेशन में हो जाएगा, तो इस पे इस टाइप का फोर्स लगेगा, इस पे इस टाइप का फोर्स लगेगा, तो इस पे F1 लगेगा, तो F1 का वैल्यू कितना होगा K1 इंटू डेल्टा वन, इसलिए कि इसका अगर डेल्टा डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर साइड इसका इलोंगेशन हुआ है, इधर डेल्टा कंप्रेशन हुआ है, ठीक है, तो इस पर P आपके पास एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब बताओ F2 इक्वल टू क्या होगा K2 इंटू डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये एल है, इसका लेंथ एल है,
तो अब आप बताओ मुझे कि अगर हम लोग ए के अबाउट रीस्टोरिंग मोमेंट लें, रीस्टोरिंग मोमेंट अबाउट ए लें तो क्या होगा? रीस्टोर कौन कौन का करेगा? स्प्रिंग ही तो ए करेगा ना। ए तो लोड क्या करेगा आपके पास? डिस्टर्ब करेगा ना। तो इस लोड के का तो ए तो ओवरटर्न करेगा, इस वाले स्प्रिंग वाले क्या करेगा? उसको रीस्टोर करके करेगा। तो क्या होगा? F1 इंटू एल प्लस F2 इंटू एल, तो K1 डेल्टा प्लस K2 डेल्टा इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2 इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम लोग ओवर टर्निंग में लिखे, ओवर टर्निंग मोमेंट अगर लिखें, तो पी के कारण नहीं तो सिर्फ ओवर टर्न करेगा। अब बताओ इसको स्टेबल रहने के लिए या तो न्यूट्रल या तो क्रिटिकल कंडीशन में रहने के लिए ओवर टर्निंग क्या होगा? रीस्टोरिंग के क्या होगा? बराबर होगा। तो K1 प्लस K2 इंटू डेल्टा एल इक्वल टू पी इंटू डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप पी निकालते हो, K1 प्लस K2 इंटू एल हो जाएगा, यही इसका क्रिटिकल लोड हो जाएगा। यहाँ से आप क्रिटिकल लोड आप हो गया, यहाँ से क्रिटिकल लोड, ए वाला नहीं, यहाँ से क्रिटिकल लोड आपके पास हो गया। तो यही आपके पास इसका कोई क्रिटिकल लोड इस लोडिंग के लिए निकालने के लिए है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब अगर देखो, अब अगर आपके पास कोई टॉर्सनल स्प्रिंग के लिए दिया हो, रोटेशनल स्प्रिंग के लिए दिया हो, चलो एक क्वेश्चन है कि फाइंड आपके पास क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल लोड आपके पास फाइंड करना है। ए आपके पास एक कोई स्प्रिंग है, ये आपके पास स्प्रिंग है, इस पे लोड है और इस वाले पे एक रोटेशनल स्प्रिंग लगा दिया है। ठीक है, इस पे एक रोटेशनल स्प्रिंग लगा दिया है जिसका पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। यहाँ पे इसका टॉर्सनल स्प्रिंग जिसका केटी है स्टिफनेस। ठीक है, तो अब इसको क्रिटिकल लोड निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हम लोग इसका क्रिटिकल लोड निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? रीस्टोरिंग मोमेंट क्या करोगे? अब इसको थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर दो, तो थोड़ा आप डिस्टर्ब कर दो किसी तरह से, तो ए आ गया इधर साइड, ए आपके पास बी डैश आ गया। तो यहाँ पे रोटेशन क्या हो गया? थीटा। ए लेंथ एल है इसका। तो रीस्टोरिंग कौन सा करेगा? यही वाला स्प्रिंग तो करेगा ना रीस्टोरिंग। तो के टी, अब इसका देखो, अब रोटेशनल में हम लोग या देखो हम पढ़ते हैं टॉर्सनल में डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं हम लोग? थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा हो गया। ठीक है, अब थीटा क्या होता है? अब थीटा बताएंगे आगे। अब देखो यहाँ पे ये तो रीस्टोरिंग होगा, ओवर टर्निंग कौन सा कर रहा है? पी इंटू डेल्टा कर रहा है। फोर अगर क्रिटिकल लोड, अगर हमको क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करना है तो इस वाले रीस्टोरिंग को ओवर टर्निंग से हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो के टी इंटू थीटा इक्वल टू, अब क्रिटिकल लोड निकालना है तो डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब पी सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी इंटू थीटा अपॉन डेल्टा। अब देखो, अब ए आपके पास यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर होता है। ठीक है ना, तो एल क्या है आपके पास? यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा आर कितना है इसके लिए? एल है। तो थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे? डेल्टा बाई इतना। तो पी सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी इंटू डेल्टा बाई एल इंटू इतना, ए से कट गया, तो पी सी आर कितना हो गया आपके पास? के टी बाई एल। ये आपके पास क्रिटिकल लोड आपके पास हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप इस रोटेशनल स्प्रिंग का और इस वाले आपके पास ए वाला आपके पास जो सिंपल जो स्प्रिंग है उससे आप एक क्रिटिकल लोड निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम के बारे में पढ़े, क्या स्टेबिलिटी, क्या इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है ना, उससे हम लोग इलास्टिक स्टेबिलिटी और क्रिटिकल लोड हम लोग निकालना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग अब इसका उलर्स का थ्योरी, बकलिंग फेलियर का जो अगर निकालना चाहें, अगर यहाँ पे यूलर्स थ्योरी फॉर बकलिंग फेलियर के लिए अगर निकाले, अगर यहाँ से अगर हम लोग क्रिटिकल लोड यहाँ पे अगर उलर्स थ्योरी से निकालें, ठीक है ना, बकलिंग फेलियर के लिए मीन्स
क्रिटिकल लोड अगर निकालना चाहें तो इसके लिए एक अजम्पशन होता है। देखो मटेरियल क्या होगा, आइसोट्रोपिक होगा। ये तो आपके पास आइसोट्रोपिक हो गया, आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, होमोजीनियस ये आपके पास एजम्पशन है इसका, होमोजीनियस। और लीनियर इलास्टिक इन विच हुक्स लॉ वैलिड, जहाँ पे हुक्स लॉ आपके पास वैलिड होगा। सेकेंड आपके पास ए जो है ना बकलिंग, तो बकलिंग में कौन सा फेलियर होता है, लॉन्ग कॉलम, तो कॉलम क्या होना चाहिए, सिलेंडर। सिलेंडर कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ कॉलम आपके पास ज़्यादा होना चाहिए एज कॉलम टू क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आपके पास से। थर्ड आपके पास क्या है, लॉन्ग होना चाहिए, कॉलम लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। एंड प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक मतलब क्या होगा, ई आई क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। थर्ड क्या होना चाहिए आपके पास, एक्सियली लोडेड होना चाहिए, कॉलम क्या होना चाहिए, एक्सियली लोडेड होना चाहिए। फोर्थ क्या होगा इस पे, आपके पास सेल्फ वेट नेगलेक्ट कर दो, इसमें जो भी एनालिसिस करते हैं नेगलेक्टेड यहाँ पे होगा, ठीक है ना। फोर्थ आपके पास है कॉलम्स हमेशा किस में फेल करेगा, कॉलम फेल ओनली इन बकलिंग में है ना, तो बकलिंग के लिए ये हो गया आपके पास। अब इसको हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल लोड उलर्स मेथड से कैसे होगा, ठीक है। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक ये हो गया, पी आपके पास ये है, इसका लेंथ क्या है, एल है। सपोज करो कि ये बकल किया है, बकलिंग में फेल करना है, ठीक है ना। तो ए आपके पास एक्स डिस्टेंस पे एक वाई आपके पास आ गया, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी पॉइंट ले लो। ए कॉलम का अरेंजमेंट है, हम प्रूफ कर रहे हैं कि कितना लगाते हैं, या तो हम उसको डिराइव कर रहे हैं कि कितना होगा आपके पास, ठीक है। तो अब आप जानते हो अगर आप मोमेंट निकालते हो, मोमेंट निकालते हो एम एक्स इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या होगा, पी इंटू वाई हो गया, जो कि क्या होगा आपके पास, मोमेंट आपके पास निकालोगे तो क्या होगा, पी इंटू वाई होगा। यहाँ पे माइनस लेते हैं, अब बोलोगे क्यों माइनस लेते हैं, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। तो और मोमेंट इक्वल टू आप पढ़े होगे किस में, डिफ्लेक्शन में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, डबल इंटीग्रेशन मेथड से जो डिफ्लेक्शन निकालते हैं, ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी इंटू वाई। अगर इसको हम लोग ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इक्वल टू जीरो, अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई बाई ई आई और इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में अब यहाँ पे देखो इस कॉलम का बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, अगर इस वाले का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप निकालते हो तो पहले तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ए एम स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, एम पी बाई ई आई इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। उससे अगर इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो सी वन कॉस एक्स पी बाई ई आई का रूट अंडर प्लस सी टू कॉस आपके पास साइन एक्स रूट अंडर पी बाई ई आई होता है, ठीक है ना। ये आपके पास सॉल्यूशन आता है। अगर इस पे बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो ए एक्स इक्वल टू जीरो पे, ए एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है, ए एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई क्या है आपके पास, ए एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई क्या है, जीरो है,
सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एक्स इक्वल टू एल पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू एल पे वाई क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल होगा। अब बी पॉइंट पे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ए पॉइंट पर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बाउंड्री कंडीशन आप लगाओगे तो क्या होगा आपके पास, फर्स्ट में अगर आप लगाते हो तो एक्स इक्वल टू जीरो रखो तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा जीरो और वाई हो जाएगा जीरो, मीन्स C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अब फिर वाई वाई एक्स इक्वल टू एल रख दो, तो एक्स इक्वल टू एल रखो तो ए तो आपके पास जीरो हो गया है, वाई इक्वल टू आपके पास यहाँ पे जीरो हो गया, मीन्स यहाँ से अब आपके पास देखो रखो तो क्या होगा, सेकेंड में जीरो इक्वल टू जीरो प्लस C2 साइन एल पी बाई ई आई का रूट अंडर, ठीक है। इसलिए कि ये तो C1 आपके पास जीरो हो गया, वहाँ पे रख दिए हैं। तो अब यहाँ से आप बताओ C2 तो होगा नहीं जीरो, ये नॉट जीरो, तो इसको जीरो होना होगा। तो इसको जीरो होने के लिए क्या होगा, अगर साइन एल बाई पी बाई ई आई का रूट अंडर अगर आप जीरो करते हो तो क्या होता है, साइन एल पी बाई ई आई का रूट अंडर इक्वल टू क्या होगा, साइन एन पाई पे होता है जीरो, अगर आप एल पी बाई ई आई का रूट अंडर इक्वल टू एन पाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पी निकालते हो तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ई आई बाई एल स्क्वायर होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म आपके पास है, ठीक है ना, बकलिंग लूप जो भी है। तो यहाँ से अगर एन इक्वल टू 1 रखोगे तो पी इक्वल टू क्या होगा, पाई स्क्वायर ई बाई एल, एल ही आपके पास इफेक्टिव लेंथ हम लोग लेते हैं। तो ये आपके पास फाइनल उलर्स बकलिंग फार्मूला हो गया फॉर लोड कैलकुलेशन फॉर, ठीक है ना। तो ए वाला याद रखना।